नमस्कार, पूनम की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक गुणवान बहू की बहुत अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। लक्ष्मी की नई शादी हुई थी और आज रसोई घर में उसकी पहली रसोई थी, क्योंकि जब वह ससुराल में विदा होकर आई थी तो कल शाम को ही उसकी सासू माँ ने उसे बता दिया था, बहू कल सुबह तुम्हारी पहली रसोई है। इसलिए सुबह ही लक्ष्मी जल्दी उठ गई थी और नहा धोकर रसोई में खाने की तैयारियों में जुट गई थी। उसने रात को ही अपने पति रमन से परिवार वालों की पसंद और नापसंद के बारे में पूछ लिया था। उसका नाम ही लक्ष्मी नहीं था। वो स्वभाव से भी सुंदर, गुणवान और धैर्यवान थी। लक्ष्मी ने सुबह सुबह सारी तैयारियां कर ली थी। रसोई घर में उसने सबसे पहले मीठे की शुरुआत की। मीठे में उसने बेसन का हलवा, जो उसकी सास हर खुशी के अवसर पर बनाती थी और सभी को पसंद था, क्योंकि रमन ने उसे बता दिया था। रसोई घर में एक खिड़की थी जो गली की तरफ खुलती थी। खिड़की से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी, जिससे उसको गर्मी का एहसास कुछ कम हो गया था। वो सब्जियां वगैरह काटने लगी। तब उसकी ननंद उसकी मदद के लिए आई तो उसने उसे रसोई की आवश्यक सामग्रियों के बारे में पूछा और उसे आग्रह करके फिर वापस भेज दिया। तभी उसे गली में कुछ औरतों की बात करने की आवाज आने लगी। कुछ देर बाद आवाज नजदीक आई तो लक्ष्मी को ऐसा महसूस हुआ कि शायद वे औरतें उसके ससुराल के बारे में बातें कर रही हैं, और लक्ष्मी खिड़की के पास खड़ी हो गई। उसने थोड़ा उठकर आंचल को खींचकर निगाह मारी। दो औरतें खड़ी बातें कर रही थीं, जो उसकी सास की उम्र के लगभग थी। एक औरत कहने लगी, अरे आजकल भलाई का जमाना कहाँ है? बन्नी को देखो, बन्नी गांवों में बनिया की घरवाली होती है, उसे बन्नी कहते हैं। यहाँ देख लो। रमन की शादी में उसकी माँ को ही नहीं शामिल किया गया। हर जगह बन्नी ही मालिक बनी घूम रही है। बहू भी ऐसी आई है, अभी तक अपनी सास से मिली ही नहीं है। सास बेचारी तो नौहरे में एक कमरे में बंद पड़ी है। लक्ष्मी को कुछ समझ नहीं आया कि बन्नी कौन है और उसकी सास कौन है, और भी ध्यान से फिर सुनने लगी। अब वो बूढ़ी औरत बोल रही थी, बन्नी के तो भाग खुल गए हैं। ऐसी सुंदर सुघड़ बहू रमन की, और दहेज भी तो पूछो मत। घर भर गया। बहू नहीं का साक्षात लक्ष्मी आई है। तो दूसरी औरत बोली, अरे बहन, उसका नाम भी लक्ष्मी है, तो भी दूसरी बार आई है ससुराल में और सुबह सुबह रसोई में लग गई है। दोनों की निगाहें अब रसोई की तरफ थी, पर सास को क्या सुख दिया। वो बूढ़ी औरत फिर बोली, बेचारी वो तो अलग थलग पड़ी है। तो दूसरी औरत कहने लगी, अरे बहन, कैसी बातें करती हो? उस बेचारी को बताया ही नहीं होगा कि उसकी सगी सास तो कोई और है, और बच्चे भी तो देखो बन्नी के कहीं में रहते हैं। मजाल है कोई उसकी बात टाल जाए, सगे हो या सौतेले। तभी लक्ष्मी का ध्यान टूटा। कढ़ाई में तेल धुआं छोड़ रहा था और उसका मन उनकी औरतों की बातें सुनकर दुखी हो रहा था। औरतें तो बातें करते हुए गली से चली गई, लेकिन लक्ष्मी की जिज्ञासा को बढ़ा गई। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, जिनके उत्तर उसे ढूंढने थे। आखिर उसकी सास कौन है? बन्नी कौन है? उसके मायके वालों को भी यह जानकारी नहीं थी, और उसे कुछ क्यों नहीं बताया गया? इन प्रश्नों के भंवर में डूबती उतरती लक्ष्मी ने खाना बना दिया। लक्ष्मी के ससुर जी का नाम रामदास था। वो करीब 50-55 की उम्र वाले अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। छोटे से शहर में उनकी फैक्ट्री थी। 15 साल पहले वो शहर से लगते हुए गांव में रहते थे और घर के बड़े बेटे थे तो लाडले थे, और जैसे ही जवानी आई तो उनमें भी बहुत सी कमजोरियों ने उन्हें जकड़ लिया। रामदास जी रंगीन मिजाजी के चर्चे आम होने लगे थे। तब रामदास के माँ बाप ने उनकी लगाम खींची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बहुत सोच विचार के बाद हल निकाला, जो कि आम परिवार में चलन है। शादी हर समस्या का समाधान होती है।
लड़की ढूंढी जाने लगी। 25 तक पहुँचते पहुँचते रुक्मणी से उनका विवाह हो गया। खूबसूरत राजकुमारी सी रुक्मणी, जो रामदास को ऐसी भाई की कमरे से बाहर निकलना तक उनका बंद हो गया था। तब उसके माँ बाप ने चैन की सांस ली थी। रामदास सारे दिन रुक्मणी के आगे पीछे घूमता और उसके रूप पर लट्टू रहता था। रुक्मणी भी इतना प्यार करने वाले पति को पाकर फूली नहीं समाती थी और वे कहते थे, सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। रुक्मणी एकदम अप्सरा जैसी। वो बड़े लाड से रुक्मणी से कहने लगता था तो रुक्मणी भी अपने नाज नखरे इठलाकर दिखाती थी और कहती थी, चलो हटो, सारे दिन झूठ बोलते रहते हो। और उसकी इस अदा पर रामदास मर मिटता था। 2-3 साल बीतते रामदास का छोटा भाई शहर पढ़ने चला गया और रामदास की बहन की शादी हो गई। अब रामदास के पिता चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा काम संभाले। कई बार वह रामदास को कह चुके थे, पर अब उम्र हो गई है बेटा, अब तुम गृहस्थी वाले हो गए हो, आगे परिवार बढ़ेगा तो मेरा हाथ बटा दो। लेकिन रामदास अभी गृहस्थी के चक्कर में पड़ने वाला नहीं था। वह कहने लगा, मेरा अभी कोई इरादा नहीं है और अभी से कामकाज पिताजी, मेरी तो अभी खेलने खाने की उम्र है, कहकर रामदास टाल देता था। जब कोई असर होता उसके माँ बाप को नहीं दिखा तो उसकी सास ने बहू का सहारा लिया, जिसके साथ वो सारा दिन रहता था। उसी के समझाने से शायद रामदास समझ जाए। रुक्मणी अब किशोरी से वयस्क हो चली थी। सास उसे नित नई नई बातें समझाने लगी थी, जिससे वो रामदास को काम करने के लिए राजी कर पाई। अभी तक घर में किलकारी नहीं गूंजी थी, इसलिए समाधान यही सोचा गया, अगर रामदास के जीवन में कोई नन्हा मुन्ना आ जाए तो उसे जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा। खैर, जो उपाय हो सकते थे अपनाए गए और साल भर होते होते पता नहीं कौन सा उपाय काम आया कि रुक्मणी की कोख भरी हो गई और घर में खुशियां छा गई। कुल मिलाकर परिणाम यह निकला कि रामदास खुशी खुशी फैक्ट्री जाने लगा। नियत समय पर बालक का जन्म हुआ। धूमधाम से उसका जन्मोत्सव मनाया गया। गृहस्थी की गाड़ी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। एक लड़की और एक लड़के ने परिवार को बढ़ा दिया। भाई शहर में नौकरी पाकर वहीं का हो गया और माता पिता जल्दी ही बेटे की सुखी गृहस्थी देखकर एक एक करके स्वर्गवासी हो गए। इस सब के परिणाम स्वरूप रुक्मणी घर गृहस्थी में ऐसी फंसी कि रामदास के लिए अब उसे समय ही नहीं मिल रहा था। लक्ष्मी भी अब एक परिपक्व गृहिणी बन चुकी थी। घर गृहस्थी में ही वो व्यस्त रहती थी। अब उसका बड़ा बेटा रमन स्कूल जाने लगा और उससे छोटी बेटी मीना माता पिता दोनों की लाडली थी। उससे 2 साल छोटा गगन अभी 2 साल का था। रामदास के बदलते रंग देखकर रुक्मणी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। जिस रुक्मणी के लिए वो 3 साल तक घर से बाहर नहीं निकला था, आज वो उसकी बात पर ध्यान भी नहीं देता था। रात को देर से घर आना, खाना भी बाहर खा लेना, यहाँ तक कि कभी कभी वो रात को भी वापस नहीं आता था। रुक्मणी ने रामदास से कहा, सुनो जी, आज जल्दी आना, बाजार जाना है। तो रामदास बोला, तो मुझे जल्दी आने की क्या आवश्यकता है? तुम अकेले भी तो जा सकती हो, रुक्मणी कहने लगी। पर बच्चों की देखभाल के लिए किसी को तो घर पर होना चाहिए। तो वो कहने लगा, देखो बच्चे बड़े हो रहे हैं, थोड़ा फिक्र मेरी भी कर लेती तो मैं भी जल्दी आ सकता था। रामदास ने उसका ध्यान अपनी ओर दिलाते हुए कहा, तो वो कहने लगी, तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? बाहर जी लगता है तुम्हारा तो। दिन रात यहाँ मैं घर में पिसती रहती हूँ और तुम लाट साहब बाहर घूमते रहते हो। इस तरह शिकवा शिकायतों के बीच धीरे धीरे रुक्मणी और रामदास के बीच बात बात पर तकरार होने लगी और फिर लड़ाई झगड़े में बदलने लगी। यह नहीं था कि रामदास बच्चों से प्रेम नहीं करता था, वो बच्चों से बहुत प्रेम करता था, उनकी हर जरूरत का ध्यान रखता था, लेकिन रुक्मणी में अब उसे ज्यादा रुचि नहीं रही थी। आज की रुक्मणी में और 9 साल पहले वाली अल्हड़ रुक्मणी में बहुत अंतर आ गया था।
इखरे बदन वाली रुक्मणी अब दोहरे बदन की हो गई थी। चेहरे की चमक गृहस्थी के जंजाल में फीकी पड़ गई थी। व्यवहार में भी वो पहले जैसी मधुर भाषण नहीं रही थी। कहाँ वह अपना सारा प्रेम उस समय रामदास पर लुटाती और हर संभव उसकी खुशी का ध्यान रखती। लेकिन पिछले 4-5 वर्षों में रामदास उसकी गिनती में पीछे होता चला गया। कारण भी था, एक एक करके 3 साल में 3 बच्चे और फिर सास का असमय स्वर्गवास होना। छोटी उम्र में ही गृहस्थी का पूरा भार रुक्मणी पर आ पड़ा। जब रुक्मणी को लगा कि रामदास उससे ज्यादा दूर जा रहा है तो उसने उससे अपनी व्यवस्था और बच्चों की जरूरतों के बारे में बताकर उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश की। पर अब जब भी वो पति को कुछ कहती तो रामदास अनसुनी कर देता। वो कहता, तुझे कमी क्या है? तेरी सारी जरूरतें पूरी कर रहा हूँ तो तू क्यों उखड़ जाती है? तब वो कहती, रुक्मणी सुविधाएं सब कुछ नहीं होती हैं। मुझे घर गृहस्थी संभालने में तुम्हारा साथ भी चाहिए। लेकिन रामदास का दिल नहीं पिघला। सच तो ये था, अब रुक्मणी से रामदास ऊब गया था और उससे कम बात करता था। 2-3 वर्ष इसी तरह कलह में बीत गए। पति के प्रेम बिना स्त्री की क्या दशा होती है, ये तो कोई विरहणी ही समझे। वही स्थिति अब रुक्मणी की हो गई थी। अपनी इच्छाओं को मारती, पति के साथ को तरसती। वो मन ही मन उठने लगी। बात पर वो लड़ने को तैयार रहती। चिड़चिड़ा स्वभाव उसका बन गया था। इन सब बातों का बच्चों पर भी असर होने लगा। माता पिता की रोज रोज की कलह बच्चों को डरा देती थी। पति पर जो असंतोष और क्रोध था, उसकी शिकार कभी कभी निर्दोष बच्चे भी बन जाते थे। वे बच्चे सहमे सहमे रहने लगे। इन सब से छुटकारा पाने के लिए अब रामदास शहर की फैक्ट्री में ही ज्यादा रुकने लगा था। माँ बाप का साया उठते ही रामदास तो एकदम आजाद हो गया था। रुक्मणी के गृहस्थी में फंस जाने पर उसका ध्यान फिर अपने पुराने साथियों में जा लगा और फिर मनमौजी हो गया था। रुक्मणी को जब तक खबर हुई, उसकी पहुंच से रामदास बाहर हो चुका था। दोनों के बीच एक बड़ी खाई खोद चुकी थी। इस माहौल में बच्चों पर भी असर डालना शुरू कर दिया और रामदास रुक्मणी से और भी दूर होने लगा। फैक्ट्री में माता पिता के समय से ही लाला चंदर लाल मुंशी का काम करते थे। रामदास उनका बहुत सम्मान करता था और फैक्ट्री का सारा लिखापढ़ी का काम उन्हीं पर छोड़ रखा था। उम्रदराज लाला बेटे की तरह रामदास को सलाह मशवरा दिया करते थे, लेकिन रामदास उनकी बहुत इज्जत भी करते थे और उनके ऊपर काम छोड़कर मौज मस्ती में लग जाते थे। 2 वर्ष पहले लाला चंदर लाल की पत्नी, बहू और बेटे की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी और बेटे की एकमात्र निशानी के तौर पर उनकी पोती सीमा थी, जो इस समय 15-16 साल की हो रही थी। जब भी रामदास ज्यादा समय फैक्ट्री में रुकते तो अक्सर लाला चंदर लाल उनके लिए घर से खाना लेकर आते और जब कभी रामदास की लड़ाई रुक्मणी से हो जाती तो वे नाराज होकर रात को भी फैक्ट्री में ही रुक जाते। तब लाला चंदर लाल उनको घर पर खाने के लिए ले जाते, जहां पर रामदास की निगाह सीमा पर पड़ गई। खूबसूरत कली सी खिलती सीमा उसके मन को भा गई और उसका मन उसके लिए मचलने लगा। 9-10 साल पहले रुक्मणी भी उन्हें ऐसे ही भाई थी। आते जाते कभी कभी सीमा भी उनसे बात करने लगी। सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य, अचानक लाला चंदर लाल बीमार पड़े तो कई दिन फैक्ट्री नहीं जा पाए। तब रामदास कारण जानने के लिए घर गया तो पता लगा लाला चंदर लाल बीमार है और फिर दवाई देखभाल का जिम्मा रामदास ने स्वयं ले लिया। इस तरह रामदास का घर में आना जाना बहुत ज्यादा होने लगा। अब सीमा भी उनसे खुल गई थी। देखभाल के बहाने रामदास काफी समय लाला चंद्रलाल के यहाँ गुजारने लगा। कई बार तो वो सुबह ही पहुँच जाता था और नाश्ता, खाना, रात का खाना सब कुछ वहीं खाने लगा। सीमा से वे बहुत प्यार से बातें करता। सीमा उसे साहब कहकर बुलाती थी। जैसे जैसे उसकी सीमा से निकटता बढ़ती जा रही थी, रुक्मणी उनके दिल से बिल्कुल दूर होती जा रही थी। अल्हड़ सीमा को इस सब की समझ नहीं थी। माँ बाप के बाद दादा ही एक सहारा थे
और उनकी बीमारी में रामदास एकमात्र सहायक था। इधर लाला चंदर लाल को सीमा की चिंता सता रही थी कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो सीमा का क्या होगा। उन्होंने रामदास से चिंता व्यक्त की, बेटा, मेरी बीमारी ठीक होते नहीं दिख रही। लगता है जल्दी ही बुलावा आ जाएगा। मेरे बाद मेरी पोती सीमा का क्या होगा? सेठ रामदास बोले, आप चिंता मत करिए, मुंशी जी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे और मैं हूं ना। सीमा की चिंता मत करिए, बस आप भगवान पर भरोसा रखिए। रामदास ने जो मुंशी जी को भरोसा दिलाया और अपनी तरफ से उनका पूरा ध्यान रखने लगा। कुछ दिनों की बीमारी के बाद लाला को अपने साथ ले गई और छोड़ गई मासूम सी सीमा को अकेला। रामदास ही इस समय उसका एकमात्र सहारा था और इस सहारे ने इस अवसर का पूरा फायदा उठाया। रामदास ज्यादा समय सीमा का ध्यान रखने में गुजारने लगा। इस तरह सीमा पूरी तरह उस पर निर्भर हो गई और एक दिन जब रामदास घर वापस आया तो साथ में सीमा थी, उसकी दूसरी पत्नी के रूप में। रुक्मिणी के जीवन में जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी, अब वो भी समाप्त हो गई थी। अपने घर में, अपने कमरे में, अपने पति के साथ किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। जब तक ये सब बाहर था, आंखों से दूर था, एक हल्का सा पर्दा था। बच्चे अभी नासमझ थे। उनके सामने सीमा का परिचय उनकी छोटी माँ है कहकर कराया गया। सीमा रुक्मिणी को जीजी कहती, उसे सम्मान देती। उसे ज्यादा समझ नहीं थी, पर यह एहसास था कि उसने रुक्मिणी के अधिकार को अपने नाम कर लिया है। उसकी कोशिश तो यही रहती वो रुक्मिणी को कोई दुख न पहुंचाए। लेकिन रुक्मिणी के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता था? उसके अधिकारों पर उसकी आंखों के आगे डाका पड़ गया था और वो कुछ नहीं कर सकी थी। एक दिन रुक्मिणी ने कहा, सुनो, तुम्हें जीजी कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी जीजी नहीं हूँ। भगवान ना करे किसी की तुम्हारे जैसे छोटी बहन हो। ऐसा कहकर रुक्मिणी ने सीमा को दुत्कार दिया। सीमा कहने लगी, तो मैं क्या करूं? सीमा के पूछने पर रुक्मिणी क्रोध से पैर पटकती हुई वहां से चली गई। सीमा दुखी मन से वहां से अपने कमरे में चली गई और सारे दिन अनमनी सी कमरे में रही। जब रात को रामदास लौटा तो उसके कोमल हुए चेहरे को देखा तो पूछ बैठा, क्या हुआ सीमा? फिर सीमा ने रोते रोते रुक्मिणी की सारी बात रामदास को बता दी। समझता तो रामदास भी सब कुछ था, लेकिन अब उसके लिए सीमा ज्यादा महत्वपूर्ण थी। वो सीमा को ज्यादा तवज्जो देता था। उसने सीमा को बहलाया और कहा, तुम्हें रुक्मिणी से बात करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने काम से काम रखा करो। जो भी कहना है मुझसे कहो, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। और उसने सीमा को अपने गले लगा लिया। अब रामदास से रुक्मिणी की बात ही नहीं होती थी। कुछ तो रामदास का अपराध बोध रुक्मिणी के सामने नहीं पड़ता और कुछ रुक्मिणी का क्रोध। दोनों ने एक दूसरे से पूरी तरह काट दिया था। अब वह पूरी तरह सीमा का होकर रह गया। अब वह बच्चों की जरूरतें भी सीमा से पूछकर ही पूरी करने लगा। मासूम बच्चों की बातें सुनकर सीमा खुश रहती थी। 3-4 साल सीमा अकेलेपन के जीवन में रही थी। अब वो अकेलेपन के जीवन से निकलकर एक भरे पूरे परिवार में आ गई थी। बच्चे जब उसे छोटी माँ कहकर बुलाते तो उसे बड़प्पन का एहसास होता, और जब रामदास उस पर प्रेम लुटाता, सारी फरमाइश पूरा करता, तो जैसे पिता की कमी पूरी हो जाती। अजीब सा रिश्ता था, एक ही घर में एक दूसरे के साथ। इन सब के बीच रुक्मिणी की नफरत सीमा के लिए बढ़ने लगी और इस नफरत की आग का असर सबसे ज्यादा बच्चों पर पड़ने लगा, क्योंकि रुक्मिणी अपने बच्चों को सीमा से दूर रखना चाहती थी। उसे लगता था उसका पति तो उसे छोड़ चुका है, कहीं बच्चे भी सीमा के लाड दुलार से उससे दूर न हो जाएं, और उसे जो इन हालातों ने और चिड़चिड़ा बना दिया था, जिसका फायदा सीमा को हुआ। उसका फायदा ये हुआ कि जहाँ बच्चों को प्यार मिलने लगा, उनकी इच्छाएं पूरी होने लगी। बच्चे पानी की तरह वहीं बह जाते हैं। 2 साल बीतते बीतते सीमा गर्भवती हो गई।
इस समय तक रुक्मणी के तानों को सुनते सुनते वो भी उससे कटने लगी थी। वो अब उसे बड़ी बहन न मानकर दिल से सोच समझने लगी, क्योंकि वह समाज में अभी भी रुक्मणी ही पत्नी का दर्जा प्राप्त किए हुए थी। धीरे धीरे वह रुक्मणी के खिलाफ रामदास के कान भरने लगी। हालांकि अभी तक रामदास ने रुक्मणी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया था और अपने बच्चों को वो बहुत प्यार करता था और रुक्मणी उनकी माँ थी। लेकिन सीमा के साथ रुक्मणी का व्यवहार उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी वो ये सब अनदेखा कर दिया करती तथा रुकवाने की बजाय ये हक उसको मिले, इसके लिए सीमा ने रामदास पर जोर डालना शुरू कर दिया। उसके लिए उसका आग्रह ये था कि वह शहर चले और उसके घर शिफ्ट हो जाए। वहाँ वो फैक्ट्री भी अच्छी तरह देख पाएगा और उसके साथ भी ज्यादा समय गुजार पाएगा। उसका बच्चा भी वहीं पैदा होगा। समाज में वो उसकी पत्नी के रूप में जानी जाएगी। कुछ दिनों के टाल मटोल के बाद सीमा के आगे रामदास को झुकना ही पड़ा और रामदास कुछ दिनों में ही शहर में शिफ्ट हो गया। शहर आते ही सीमा ने कोठी के पिछवाड़े नोहरे में एक छोटा सा कमरा रुक्मणी को रहने को दे दिया, जबकि बच्चों को अपने साथ कोठी में रख लिया। अब तक सीमा ये तो समझ चुकी थी कि रामदास अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है और अगर बच्चे उसके साथ रहेंगे तो जो भी होगा उसका रास्ता आसान होगा। बच्चों से उसे कोई परेशानी नहीं थी। सच तो ये था, रुक्मणी की नफरत ने उसे उसके खिलाफ कर दिया था। शुरुआत में उसने रुक्मणी के साथ छोटी बहन की तरह रिश्ता निभाया था और खुद उसका अपराधी खुद मानने लगी थी। और रुक्मणी की इस दुर्दशा का जिम्मेदार अगर कोई था तो वो रामदास ही था। सीमा तो अपनी परिस्थितियों से मजबूर उसकी जिंदगी में आ गई थी। रामदास और रुक्मणी के रिश्ते तो पहले से ही खराब हो चुके थे। वह न आती तो कोई और आ जाती। इस तरह वह अपने को निर्दोष मान चुकी थी। रुक्मणी को अब वह ज्यादा महत्व नहीं देती थी। उसे वह महत्वहीन समझ चुकी थी कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। रामदास ने घर के सभी फैसले सीमा पर छोड़ दिए थे। अब वो घर में अपना राज कायम करके चलाती थी। आप जो रमन 10 वर्ष का था और बहुत कुछ समझने लगा था, लेकिन सीमा के व्यवहार से बच्चे खुश रहते थे और माँ के प्यार की कमी ज्यादा उन्हें महसूस नहीं होती थी। दूसरा, वो सीमा को नाखुश भी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रुक्मणी से अलग रहने पर सीमा या पिता को कुछ नहीं कहा और न कुछ पूछा। कभी कभी वो माँ से मिलने उसके कमरे में जाते, लेकिन जब उन्हें वो प्यार नहीं मिलता जो उन्हें माँ की ओर खींच पाता है। रुक्मणी अपनी इस दशा से खिन्न हो बच्चों के प्रति बेरुखी हो चुकी थी। अब इससे विमुख मानसिक रूप से वो असंतुलित हो गई और कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता था। इसी तरह समय बीतता चला गया। सीमा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम भावेश रखा गया। रामदास ने बहुत बड़ा जलसा किया जिसमें नगर के सभी सम्मानित लोगों को निमंत्रण दिया गया। रुक्मणी माँ कहीं नहीं थी। पत्नी के रूप में सीमा ही सबसे मिली जो वो चाहती थी। समाज में वो आज रामदास की पत्नी के रूप में जानी जाने लगी। शहर में आए उन्हें 15 वर्ष हो चुके थे और बीए करने के बाद रमन पिता के साथ फैक्ट्री का काम संभालने लगा था, जो अभी काफी फैल चुका था। मीना की शादी हो चुकी थी और वह अपनी ससुराल में प्रसन्न थी। गगन और भावेश अभी पढ़ाई कर रहे थे। बहन भाइयों के बीच प्रेम था। सौतेलेपन का कहीं कोई जिक्र नहीं था और अब रमन की शादी लक्ष्मी से हो चुकी थी। लक्ष्मी अपनी सास सीमा के पांव दबा रही थी और मन ही मन दुविधा में थी कि सुबह की बातचीत के बारे में पूछताछ करे या नहीं। लक्ष्मी पढ़ी लिखी समझदार थी। वो परिस्थितियों को समझकर ही कोई कार्य करना चाहिए। वह जानती थी जल्दबाजी में काम अक्सर बिगड़ जाते हैं और रिश्ते भी। अभी वो कुछ निश्चय नहीं कर पाई थी। रमन से बात करने का भी मौका उसे नहीं मिला था। तभी सीमा की आवाज ने उसका ध्यान भंग कर दिया। सीमा बोली, जाओ बहू, अब तुम भी सो लो, सुबह से काम में लगी हो, थक गई होंगी। सीमा बोली, जी माँ जी। कहते हुए लक्ष्मी खड़ी हो गई और जाते जाते वो एकाएक ठिठक गई।
सीमा बोली, क्या बात है, वो कुछ कहना चाहती हो? लक्ष्मी बोली, दूध लेकर आऊं माँ जी। लक्ष्मी ने अपने मन पर काबू करते हुए पूछा तो सीमा ने कहा, नहीं, बच्चों को दे देना और तुम भी ले लेना। और लक्ष्मी कमरे से बाहर आ गई। उसने निश्चय किया कि इस बारे में वो रमन से ही पूछेगी। कमरे में रमन उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने दूध का गिलास उसके हाथ में पकड़ा दिया और बैठ गई। वो फिर सोच में पड़ गई, रमन से बात करे या ना करे। अभी तो रमन से ही उसकी हिचक पूरी तरह खुली नहीं थी। स्वभाव के बारे में भी उसे ज्यादा पता नहीं था। रमन जिन हालातों में पला बढ़ा था वो कम ही बोलता था, सहज ही किसी से घुलता मिलता नहीं था। एक नया रिश्ता उसे अभी अभी मिला था, इसलिए वो बेहद खुश था। कल जब लक्ष्मी आई थी तब कितनी खुश दिख रही थी, पर आज शाम होते होते क्या हुआ जो लक्ष्मी इतनी गंभीर है? रमन अपने मन में सोच रहा था। उसने लक्ष्मी को सोच में पड़ा हुआ चुपचाप देखा तो टोक दिया, क्या सोच रही हो लक्ष्मी? लक्ष्मी बोली, कुछ नहीं। लक्ष्मी ने अपने मन के भाव छिपाने की कोशिश की और कहने लगी, जी मैं थक गई हूँ। दूध का गिलास रखते हुए उसने प्यार से पूछा, हो सकता है इसने मायके में कभी काम ना किया हो। रमन सोचने लगा और आज सारा दिन घर का सारा काम संभाला है। और यह सोचते हुए उसने लक्ष्मी से पूछने के लिए जैसे ही मुंह खोला तो उसने फिर मुंह बंद कर दिया और कहने लगा। रमन ने हाथ सहलाते हुए कहा, लक्ष्मी को लगा यही मौका है, वरना वो सोच सोचकर ही रह जाएगी और परेशान होती रहेगी। उसने धीरे से कहा, आपसे कुछ पूछूं? रमन ने कहा, पूछो ना लक्ष्मी। क्या बात है, अब हम पति पत्नी हैं, आपस में हिचक कैसी? मुझे अपने दिल की बात नहीं करोगी तो किससे करोगी? और अब लक्ष्मी ने थोड़ी सी हिम्मत आ गई और उसने रमन से कहा, रमन जी, मैं जानना चाहती हूँ सीमा मम्मी कौन है और तुम्हारी अपनी माँ कहाँ है? एक झटके में लक्ष्मी ने अपना प्रश्न रमन की ओर दाग दिया, जैसे कोई विस्फोटक हुआ हो। रमन के हाथ से लक्ष्मी का हाथ छूट गया। वो सोचने लगा, किसने बताया? लक्ष्मी को? रमन ने हैरानी से पूछा, घर में कोई बात हुई है क्या? लक्ष्मी बोली, नहीं, घर में कोई बात नहीं हुई, पर क्या? लक्ष्मी ने उसका हाथ पकड़कर पूछा तो रमन बोला, हाँ, और वो एकदम सहम गया। वो सोचने लगा, इसे कैसे पता लगा? सीमा माँ ने तो माँ को शादी में भी सभी रस्मों से दूर रखा था। अब सीमा माँ इस पर क्या कहेगी? हमने तो ये बात इसके घर वालों से भी छिपाई थी। उसने कुछ घबराहट के साथ पूछा, सीमा लक्ष्मी, तुम्हें कैसे पता लगा? बताओ ना लक्ष्मी। उसने पत्नी के कंधे पर हाथ रख दिया। उसकी आंखों में झांकने लगा। तब लक्ष्मी ने जो कुछ सुबह गली में औरतें बातें कर रही थीं, सुना था तो बता दिया। तो रमन बोला, सीमा माँ हमारी छोटी माँ है और मेरी सगी माँ रुक्मणी है जो कोठी के पीछे रहती हैं। रमन ने बचपन से अब तक की सारी कहानी लक्ष्मी को सुना दी। उसकी आंखों में आंसू थे जो उसकी बेबसी को बयान कर रहे थे। वो कहने लगा, सीमा माँ ही हमारी माँ के खाने पीने और पहनने का ध्यान रखती हैं। उन्होंने हमें पहले स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के बहाने माँ से दूर रखा, तो कभी माँ की मानसिक स्थिति का जरिया बनाकर दूर रखा। मीना जब तक थी तब जरूर सीमा माँ के बिजी हो जाने पर कहीं न कहीं से माँ के पास जाकर उनको नहलाकर खाना खिलाने जाती थी। मैं भी कभी कभी मौका मिलने पर उन्हें देख आता था। लक्ष्मी आश्चर्य से रमन को देख रही थी, मानो आठवां अजूबा हो। कोई अपनी सगी माँ के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? उसने कहा, पिता ने तुम्हारी माँ के साथ अन्याय किया और तुम भी विरोध नहीं कर पाए। रमन जी, क्योंकि तब तुम छोटे थे, पर आज तुम समर्थ हो। आज तुम्हारी क्या मजबूरी है? बोलो रमन जी, जवाब दो। लक्ष्मी की आवाज में दुख के साथ साथ गुस्सा भी था। रमन कहने लगा, लक्ष्मी, अभी तुम्हें घर का माहौल नहीं पता है। छोटी माँ इस घर की मालकिन हैं। उन्हें जो सही लगता है वही इस घर में होता है। हम उनके आगे नहीं बोल सकते।
रमन ने लाचारी भरे स्वर में कहा तो लक्ष्मी बोली, पर तुम स्वयं फैक्ट्री संभालते हो। क्या कभी घर में ये कहा है कि तुम अपनी माँ को अपने साथ रखना चाहते हो? घर के बड़े बेटे को इतना अधिकार तो घर में होगा ही। और लक्ष्मी ने गुस्से में कहा तो रमन बोला, नहीं, फैक्ट्री पापा के नाम पर है। ये घर भी सीमा माँ का है। सीमा माँ ने बचपन से हमारा ख्याल रखा है, यहाँ तक कि हम तीनों भाई बहनों को माँ का प्यार भी दिया है। हम उन्हें कैसे नाराज कर सकते हैं? लक्ष्मी पापा भी नाराज हो जाएंगे। फिर मम्मी भी तो पागलों की जैसी रहती है। रमन ने अपनी मजबूरी के साथ अपनी सोच भी लक्ष्मी के सामने रख दी। लक्ष्मी कहने लगी, रमन वो तुम्हारी सगी माँ है और उनकी इस हालत के जिम्मेदार कौन है? क्या तुम नहीं जानते? और रमन हैरानी से लक्ष्मी को देखने लगा और कहने लगा, पर मेरे हाथ में क्या है? लक्ष्मी उनकी देखभाल के चक्कर में कहीं छोटी माँ और पापा नाराज हो गए तो कहीं मेरा और उनका दोनों का अहित न हो जाए। रमन के अंदर का डर लक्ष्मी के सामने जाहिर हो गया था तो वो कहने लगी, यह अहित नहीं होगा रमन जी। लक्ष्मी सोचते हुए बोली, मैं बोलूं कैसे? रमन जो लक्ष्मी की ओर देखने लगा तो लक्ष्मी बोली, मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ। मैं सब कुछ संभाल लूंगी और किसी को नाराज होने का अवसर भी नहीं दूंगी। साथ ही मम्मी जी भी ठीक हो जाएंगी। बस मुझे तुम्हारे साथ और सहायता की आवश्यकता है। लक्ष्मी ने रमन की तरफ देखते हुए कहा तो रमन ने कुछ बोलना चाहा। लक्ष्मी कहने लगी, लेकिन किंतु परंतु ये सब छोड़ दो। बस एक ध्यान रखना रमन जी, हमें माँ से फिर से परिवार में उनका स्थान दिलाना है और उनके लिए ठीक होना सबसे पहले जरूरी है। रमन कहने लगा, लक्ष्मी मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। सब कुछ अगर पहले जैसा हो जाए तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा, लेकिन सब कुछ सोच समझ कर करना। कोई भी एक कदम हमारी मुश्किलें बढ़ा सकता है। रमन कुछ उम्मीद और चेतावनी के स्वर में बोला। लक्ष्मी बोली, रमन जी आप चिंता मत करो, मैं जो कहती हूँ ध्यान से सुनो। लक्ष्मी रमन के समीप आ गई और धीमी आवाज में वो रमन को कुछ समझाने लगी। उसकी बातें रमन को हैरत में डाल रही थी, साथ ही उम्मीद भी जगा रही थी। बीच बीच में रमन सिर हिला देता और हाँ ना कह देता। लक्ष्मी बोली, ठीक है रमन जी। लक्ष्मी के सब समझाने के बाद रमन ने पूछा, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। रमन ने कहा, मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था, न ही कभी हिम्मत हुई। तुम मेरे जीवन में खुशियों की बहार लेकर आई हो लक्ष्मी। रमन खुश होकर बोला तो लक्ष्मी बोली, हाँ तो कुछ इनाम दीजिए। लक्ष्मी बोली तो रमन जी बोले, क्या बताऊं, मेरा सब कुछ तो तुम्हारा ही है। जो भी कहोगी वो जो मेरे बस में होगा वही मैं तुम्हें दूंगा। और रमन खुशी भरी आवाज में लक्ष्मी का हाथ प्यार से थाम लिया और बोला, तुम्हारा प्यार और विश्वास चाहिए मुझे। लक्ष्मी कहने लगी। रमन बोला, वो तो ठीक है। अब आधी रात बीत चुकी थी। पति पत्नी के बीच का प्रेम इस आधी रात में और गहरा हो चुका था। मन और आत्मा का मिलन ही सच्चे गृहस्थ जीवन की नींव है, जिस पर आने वाली जिंदगी टिकी होती है। सीमा किसी सोच में थी, तभी रमन घबराया हुआ आया और बोला, छोटी माँ, मम्मी की बहुत तबीयत खराब है, खाना भी नहीं खा पाई, सांसें भी तेज चल रही हैं। क्या डॉक्टर को बुला लें? तो वो कहने लगा, नहीं नहीं, डॉक्टर बुलाने और आने में कहीं देर ना हो जाए। माँ, हमें उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, रमन बोले जा रहा था। सीमा की समझ में कुछ नहीं आया कि वो क्या कहे। दरअसल पिछले दिनों वो रुक्मणी की देखभाल के लिए ही गई नहीं थी। शादी में व्यस्त थी और रुक्मणी को बिसरा चुकी थी। नौकरानी ने ध्यान रखा या नहीं, उसने पूछा ही नहीं। कहीं सचमुच कुछ हो तो नहीं गया या? वो सुनकर घबरा सी उठी। रमन और बाकी बच्चों की नजरों में वो गिर न जाए, कहीं रामदास भी उसे गलत न समझने लगे। इस समय बहू घर में है,
पता नहीं उसे क्या क्या पता लगा है, और रमन भी कुछ बदला सा है। तो वो कहने लगी, सीमा हाँ हाँ डॉक्टर के ले चलो। सीमा सकपकाई सी बोली, शादी के काम में मैं उनका ठीक से ध्यान नहीं रख पाई, और नौकर तो तुम जानते ही हो कैसे होते हैं, लगता उन्हें अच्छे से ध्यान नहीं रखा होगा। सीमा सफाई देते हुए बोली, मैं भी साथ चलती हूँ रमन, तुम्हारे पापा तो फैक्ट्री चले गए हैं। सीमा हॉस्पिटल में डॉक्टर के कमरे के बाहर बेंच पर बेचैन सी बैठी थी। रमन और लक्ष्मी रुक्मणी के साथ अंदर थे। उनके दिमाग में बहुत सी बातें एक साथ चल रही थी। सुबह जो हुआ था वो उसे अभी भी समझ नहीं आया। रमन से पूछने का मौका ही नहीं मिला था। ऊपर से एक और समस्या आ गई। सुबह वह जितना खुश और संतुष्ट थी, उतनी अब चिंतित और बेचैन थी। उसके मन में एक डर सा फैला हुआ था कि 20 साल से जिस साम्राज्य का सुख अकेली सीमा भोग रही है, कहीं वो बिखर न जाए। मौका मिलते ही वह रमन से बात करेगी और पता करेगी कि लक्ष्मी को उसने क्या और क्या क्या बताया है, और वह अपने विचारों में गुम थी। तभी रमन वहां आ गया। सीमा ने रमन को देखा और पूछा, कैसी है जीजी? घबराहट भरे स्वर में बोली, तो घबराहट में ये घबराहट रुक्मणी के लिए थी या अपने आने वाले कल की चिंता में? तो वो कहने लगा, क्योंकि रमन सीमा का दिल तो जानता ही था। वो बोला, मम्मी की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है माँ। छोटी माँ और रमन की आवाज में पश्चाताप था। तो सीमा बोली, बेटा मैं कुछ कहना चाह रही थी, पर रमन ने बीच में ही रोक दिया। नहीं छोटी माँ, आपकी कोई गलती नहीं है माँ, आपने तो हम सबको बहुत अच्छे से संभाला है। गलती मेरी है, मुझे भी तो मम्मी का ख्याल रखना चाहिए था। रमन ने दिलासा देते हुए सीमा को कुछ राहत सी प्रदान की। जबकि हकीकत ये थी, शादी से 10 दिन पहले ही छोटी बहन मीना आ गई थी, और वह लक्ष्मी के आने से 1 दिन पहले ही ससुराल गई थी, और उसने उन दिनों रुक्मणी की देखभाल की थी। रमन भी उन दिनों 2-3 बार माँ से आशीर्वाद लेने गया था। वह शांत थी। बेटी के साथ ने उन्हें को संभाल दिया था। दरअसल जब से मीना की शादी हुई थी, वह तब जब भी आती थी, उसकी कोशिश तो यही होती थी कि मौका मिलते ही वह अपनी माँ के साथ समय बिताए। यानी वह सीमा का अब भी ज्यादा लिहाज करती थी। सीमा ने इससे कुछ महसूस भी किया था, लेकिन मीना ने उससे कुछ नहीं कहा। कभी कभी तो आती और उससे पहले सा ही मान देती थी, और रमन के व्यवहार में भी उसने अपने लिए सीमा को कोई परिवर्तन नहीं लगा, तो उसे चैन सा आ गया। छोटी माँ, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आप थक गई होंगी, रमन ने सीमा से कहा। तो सीमा कहने लगी, रमन मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, क्योंकि सीमा के मन में तो हलचलें मची हुई थी। रमन बोला, हाँ छोटी माँ, क्या पूछना है बताओ। तो सीमा कहने लगी, रमन तुमने लक्ष्मी को ये बताया है कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ और रुक्मणी जीजी तुम्हारी सगी माँ है। तुमने लक्ष्मी को और क्या क्या बताया है जीजी के बारे में? सीमा रमन से पूछ ही रही थी, रमन तूने बहू को क्या क्या बताया मेरे और जीजी के बारे में? अभी रमन बताने के लिए मुंह खोला था कि लक्ष्मी आ गई और वह चुप हो गया। लक्ष्मी ने एक पर्ची देते हुए कहा कि ये दवाइयाँ आनी हैं, और वो कुछ नहीं कह पाया और चुप हो गया, क्योंकि रमन दवा लेने चला गया। अब सीमा सोचने लगी कि रमन से तो बात हो नहीं पाई क्या? लक्ष्मी से पूछूं? लक्ष्मी ने सीमा से कहा, माँ जी आप कुछ सोच रही हैं क्या? सीमा ने कहा, हाँ मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बहू लक्ष्मी जानकर भी अनजान बनी हुई थी। बोली, पूछिए माँ जी। तो सीमा ने कहा, लक्ष्मी क्या तुम्हें रमन ने मेरे बारे में कुछ बताया? कुछ सकुचाते हुए सीमा ने पूछ लिया। तो लक्ष्मी बोली, जी, और वह जो प्रश्नवाचक नजरों से सीमा की ओर देखने लगी। सीमा ने बात बदल दी और पूछा, रुक्मणी दीदी की तबीयत अब कैसी है? क्या मैं उनको देख आऊं? लक्ष्मी बोली, नहीं, वे ठीक नहीं हैं और अभी सो रही हैं। दवाइयों का असर है, आप वैसे दूर से देख सकती हूँ। तो सीमा हिचकिचाते हुए बोली, नहीं, वो सो रही हैं तो बाद में देख लूंगी। थोड़ी देर दोनों चुप रहीं,
फिर सीमा से रहा नहीं गया और फिर पूछ बैठी, लक्ष्मी, तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं रमन की छोटी माँ हूँ और रुक्मणी दीदी उसकी सगी माँ है? तो रमन ने कहते हुए वह रुक गई और उठकर वार्ड में झांक कर देखने लगी। लक्ष्मी ने वार्ड में झांक कर देखा रुक्मणी को तो वो सोई हुई थी। वो वापस आई और उन्होंने बात चालू रखी। क्या रमन ने? लक्ष्मी बोली, नहीं, उन्होंने तो मेरे को नहीं बताया था। ये तो मुझे गली में बात कर रही कुछ औरतों से कल सुनाई दिया था। लक्ष्मी आगे बोली, गली में बात कर रही थीं। कुछ औरतें हमारे घर के बारे में कह रही थीं। कल सुबह मैं किचन में काम कर रही थी तो सीमा बोली, क्या कह रही थी बहू? तो वो बोली, लक्ष्मी माँ जी, यही सच है कि फिर उसने उन औरतों की बातचीत घुमा फिराकर अपने तरीके से सीमा के सामने रख दी। लक्ष्मी की बात सुनकर सीमा बोली, अब मैं क्या बताऊं बहू, रुक्मणी दीदी को कभी कभी पागलपन का दौरा पड़ता है, इसलिए उनको कोठी के पीछे अलग कमरे में रखा है। उस समय वो अपने को या किसी और को भी हानि पहुंचा सकती हैं। तो मेरे बारे में कुछ गलत मत सोच लेना बहू। अगर मैं उनको सौत मानती तो रमन और मीना और गगन को अपने बच्चों की तरह कैसे पालती? रमन, मीना और गगन को अपने बच्चे की तरह ही क्यों मानती हूँ? मेरा तो भाग्य खराब है बहू, जो रुक्मणी जीजी मेरे घर में आने के बाद ही पागल हो गई। पहले तो वह मानसिक रूप से कमजोर और चिड़चिड़ी थी, पर बाद में उनकी हालत ज्यादा खराब हो गई। सफाई देते शब्दों में सीमा एक ही सांस में सब भूल गई। लक्ष्मी ने देखा। इतना कहते कहते सीमा की आंखें नम हो गई। वे वहां से दूर बेंच पर जाकर बैठ गई और अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। सीमा को मन ही मन कुछ तसल्ली हुई कि रमन अभी भी उसके कहे में है और लक्ष्मी से उसने कुछ नहीं बताया। लक्ष्मी ने सोचा शायद उनकी असलियत उनके सामने आ गई है, इसलिए वो अपने भाग्य को कोस रही है। तभी उसकी तंद्रा भंग हुई। रमन दवाई लेकर आ गया था। तभी दूसरी तरफ से रामदास जी और गगन और भावेश भी आते दिखाई दिए। सीमा चुप बैठी थी और रमन ने अपने पिता को मां की तबीयत के बारे में बताया। लक्ष्मी डॉक्टर के कमरे के बाहर बैठी हुई सुबह के बारे में सोच रही थी, जबकि डॉक्टर रुक्मणी जी का चेकअप कर रहा था। लक्ष्मी रमन के साथ रुक्मणी के कमरे में पहुंची, तब उसने देखा एक छोटा सा कमरा है। चारपाई पर रुक्मणी लेटी हुई है। सारा कमरा काफी दिनों से रंगा हुआ भी नहीं था। लक्ष्मी पूछने लगी, आप कैसी हैं मम्मी जी? उसकी सांस अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी। देखने से लगता था कि वे बहुत कमजोर हैं। लक्ष्मी ने देखा रुक्मणी देवी जी की उम्र 45-50 के करीब थी। अपने समय में बड़ी सुंदर रही होंगी, लेकिन समय के चाबुक ने उनको 10 वर्ष आगे खींच दिया है। वो पुरानी सी चादर लपेटे हुए तकिया पेट के पास चिपकाया हुआ था। हाथ पैरों पर झुर्रियां सी थी। बाल उलझे हुए थे। वास्तव में मीना के जाने के बाद शायद किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया था। रुक्मणी ने लक्ष्मी और रमन को देखा तो उठने लगी, पर उठ नहीं सके। रमन ने उनको सहारा दिया और लक्ष्मी ने उनके पैर छुए। रमन भी साथ में पैरों में झुक गया। वो आश्चर्य से रमन और लक्ष्मी को देखने लगी। उनकी आंखों में आंसू थे। लक्ष्मी और रमन के सर पर कंपकपाते हाथ रखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ बेटा। उन्होंने बहुत कमजोर आवाज में पूछा, तुम रमन की बहू यहाँ कैसे आ गई? दोनों चुप थे। बहुत सुंदर हो, मीना ने बताया था। तुम्हारे बारे में कमजोरी के कारण रुक्मणी ठीक से बोल नहीं पा रही थी। उसे बोलने के लिए अपना सारा जोर लगाना पड़ रहा था। लक्ष्मी ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और चारपाई पर पैरों के पास बैठकर उनको दिलासा दिया और बोली, मम्मी जी आप चिंता ना करें, अब आपकी बहू आ गई है ना, आपको कोई दुख परेशानी नहीं होने देगी। रुक्मणी भावुक हो गई और कहने लगी, बहू जवानी तो दुख में बीत गई, अब बुढ़ापे में सुख का क्या करना। रमन लक्ष्मी को कहा, चलो लक्ष्मी हम मम्मी जी को लेकर हॉस्पिटल चलते हैं, मैं बाहर सबको बताता हूँ। तब तक तुम मम्मी जी के कपड़े वगैरह ठीक कर दो। रमन बाहर चला गया।
लक्ष्मी रुक्मणी से बातें करने लगी। आप शायद अपने जीवन से निराश हो गई हैं? मम्मी जी, कुछ भी कह लो बहू। रुक्मणी कहने लगी, अब इस जीवन में रखा ही क्या है? पति बच्चे सब बेगाने हो गए। अपना तो कोई नहीं रहा। मौत आ जाए बस, अब सहा नहीं जाता। अकेले पड़े पड़े मन कलप जाता है। ये कमरा भी अब मेरा ठिकाना है। कितने बरस हो गए यहाँ से बाहर की दुनिया नहीं देखी। इतना ज्यादा बोलने पर रुक्मणी को खांसी आ गई। लक्ष्मी उनकी पीठ और सीने पर हाथ फेरने लगी। लोटे से उनको पानी पिलाया। फिर उससे खाना खाने का आग्रह करने लगी। खाने के छोटे छोटे निवाले को और उसके मुंह में रखने लगी। थोड़ा सा खाना खाने के बाद उन्होंने मना कर दिया और लेटने लगी। लक्ष्मी ने सहारा देकर लिटा दिया। थोड़ी राहत मिलने पर वो फिर बोलने लगी, मानो बरसों से बोलने को कोई ना मिला हो और आज दिल की भड़ास निकाल दे। कहने लगी, बहू, अकेलापन खाने को दौड़ता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भगवान उठा ले, बस यही कामना है। लक्ष्मी ने उनके हाथ को दबाते हुए कहा। ऐसा नहीं कहते मम्मी जी। अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। आपके पुराने दिन फिर लौट आएंगे। अभी तो मैं आई हूँ। मुझे भी अपने पति के जन्मदाता के साथ रहने का अधिकार है ना? रुक्मणी ने लक्ष्मी से पूछा, एक बात बताओ। लक्ष्मी बोली, क्या मम्मी जी? तो रुक्मणी बोली, तूने रमन पर क्या जादू कर दिया जो डॉक्टर को लेने चला गया? अभी तक तो बिना सीमा की आज्ञा के एक गोली भी नहीं लाया। तो लक्ष्मी कहने लगी, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए। मम्मी जी, उसे भूला नहीं कहते। रुक्मणी चुप हो गई। लक्ष्मी कुछ और कहती, तब तक रमन आ गया। फिर दोनों को सहारा देकर रुक्मणी को हॉस्पिटल ले गए। रामदास, सीमा, गगन और भावेश रुक्मणी को देखने अंदर कमरे में गए। दवाई के असर के कारण रुक्मणी सोई हुई थी। उसके चेहरे पर मुर्दनी सी छाई हुई थी। रामदास की निगाह जब रुक्मणी पर पड़ी तो एक बार वह सन्न रह गया। उन्हें तो देखे हुए ही 5 साल हो गए थे। वह लगभग 60 का होने वाला था, लेकिन अभी भी स्वस्थ, जवान और रौबीले लगते थे। अपनी उम्र से कम 8-9 साल छोटी रुक्मणी को उन्होंने देखा, जो बूढ़ी सी नजर आ रही थी। उम्र में जैसे उसे चारों तरफ से घेर लिया था। बाल सफेद, आंखों के पास चारों तरफ काला घेरा बन गया था। शरीर अस्थि पंजर बन गया था। करुणा का भाव उसके अंदर तक उन्हें भिगो गया। रुक्मणी के साथ बिताए शुरू के 6-7 साल अचानक उसकी आंखों के सामने घूम गए। यह क्या वही रुक्मणी है जिसके लिए वह 3-4 साल घर से बाहर नहीं निकला था? उन्हें अपने आप पर ग्लानि महसूस हुई और उन्हें प्रश्नवाचक दृष्टि से सीमा की ओर देखा। सीमा भी अपने को ग्लानि से भरा महसूस कर रही थी। उसने निगाह झुका ली। घर में सब यही सोचते थे, सीमा रुक्मणी के प्रति अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही है। वह सब इससे मुक्त हैं। सीमा ने भी उन सभी को इसी तरह एहसास दिलाया था और सीमा का सारे घर पर अधिकार था। उसे कोई और उसके आगे ज्यादा अपनी बातें भी नहीं रख पाता था। रामदास जी की यह निगाह सीमा को शर्मिंदा कर गई। कुछ देर बाद सभी बाहर आ गए। रमन ने उन्हें घर जाने को कहा। रामदास और सीमा दोनों के दिमाग में बहुत कुछ एक साथ चल रहा था। विशेष तौर से नई बहू लक्ष्मी के सामने दोनों शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। एक तो लक्ष्मी और उनके घर वालों से सच्चाई छुपाना और दूसरे रुक्मणी की अवस्था लक्ष्मी के सामने आना। थोड़ी देर वे सोचते सोचते खड़े रहे, लेकिन फिर रुकने की उनकी जो हिम्मत नहीं रही। रमन को रुक्मणी का ध्यान रखने का और पैसे के बारे में पूछकर बाहर निकल गए। बाहर निकलते निकलते रामदास वापस मुंह मोड़े और उन्होंने जेब से नोटों की गड्डी निकालकर रमन के हाथ पर रख दी, मानो पश्चाताप कर रहे हों। लक्ष्मी ने सीमा से कहा, मम्मी जी, आप भी घर चली जाइए। आप भी थक गई होंगी, हम संभाल लेंगे। ये कहकर गगन और भावेश भी कहने लगे कि हम भी यहीं रुक जाते हैं भाभी के साथ। सीमा चुपचाप रामदास के साथ पीछे पीछे धीमे कदमों से बाहर चली गई।
सीमा सोच रही थी, रामदास शायद उससे कुछ कहेंगे। हो सकता है उसे दुकारे होंगे। पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी? इस तरह की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उधर रामदास खुद शर्मिंदा थे। उन्होंने कभी भी रुक्मणी पर ध्यान नहीं दिया। सीमा के कहे को सच मानते रहे और हमेशा उसकी बातों में उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। बच्चे चाहे ना कहते हों, पर हो सकता है मन में उनके लिए उपेक्षा का भाव हो। डर से या आदर से वे उनके सामने न बोलते हों। अब बच्चे जवान भी हैं और समर्थ भी। अब जब नई बहू आ गई है तो वो क्या सोचती होगी? रमन से उसने हमारे बारे में क्या कहा होगा? इन बातों में डूबते उतरते रामदास चले जा रहे थे। दोनों अपनी अपनी सोच में गुम थे। जैसा कि सीमा ने लक्ष्मी से कहा था कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, उसी को आधार बनाकर लक्ष्मी ने रुक्मणी की मानसिक हालत ठीक नहीं है सबको कह दिया था कि डॉक्टर ने उनसे मिलने के लिए मना किया है, और लक्ष्मी ने डॉक्टर से मिलकर कह दिया था कि अब रुक्मणी जी का इलाज मेंटल हॉस्पिटल में होगा। इन्हें वहां से अपने मायके के शहर में एक हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं। वहां पर उन्हें मिलने के लिए ज्यादा लोग नहीं जा सकते। मरीज से मिलने पर पाबंदी है क्योंकि इससे इलाज में बाधा पड़ती है। हॉस्पिटल के नियम अनुसार एक ही व्यक्ति उनसे मिल सकता है, तो किसी को भी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और बीच बीच में हम उसे देख आएंगे। मेरे मायके वाले भी वहां हैं, लक्ष्मी ने कहा, तो वह देखभाल कर लेंगे। रामदास और सीमा ने एक बार हिचकिचाहट दिखाई कि उसके मायके वाले पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। तब लक्ष्मी ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि वह सब संभाल लेगी, अपने ससुराल की बदनामी नहीं होने देगी। इस तरह रुक्मणी हॉस्पिटल में रहने लगी। लगभग 1 साल होने को आया। इस बीच रमन और लक्ष्मी रुक्मणी से मिलने जाते और कभी कभी रात को भी वहीं रुक जाते। रामदास और सीमा ने 1-2 बार जब देखने जाने को बोला तो रमन और लक्ष्मी ने उन्हें परेशान न होने की बात कहकर टाल दिया। दोनों पति पत्नी सीमा और रामदास वैसे भी अपने मन में शर्मिंदा थे और रुक्मणी का सामना नहीं कर सकते थे। पता नहीं सामना होने पर वे कैसा व्यवहार करें, इसलिए वे उनकी बात मान लेते थे। लक्ष्मी और रमन अभी भी सीमा को वही सम्मान देते थे जैसा कि पहले देते थे। दिल ही दिल में वे ये जानते थे कि छोटी माँ जायदा दोषी नहीं है। उन्हें मुसीबत में जो सहारा मिला थाम लिया। सीमा जब घर आई थी तब रमन 7-8 साल का था और रुक्मणी जो रामदास के झगड़ों को देखता था थोड़ा बहुत समझता भी था। शुरू में सीमा ने उनकी माँ को भी मान दिया था, पर माँ पिता के इस धोखे को सहन नहीं कर पाई और सारा क्रोध बच्चों और सीमा पर निकालती थी। गलती तो पिता की थी, सजा उन सबको मिली और उस समय सीमा चाहती तो बच्चों को भी दुखी कर सकती थी। शायद पिताजी तब छोटी माँ के प्रेम में ज्यादा दखल नहीं देते। सीमा तो मन ही मन शर्मिंदा थी, इसलिए कुछ नहीं कहती। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि रमन लक्ष्मी ने एक कमरा लेकर रुक्मणी को वहां शिफ्ट कर दिया था। साथ ही एक नर्स को देखभाल के लिए वहां छोड़ दिया था, जो घर के अन्य काम भी किया करती थी। रुक्मणी का इलाज की इतनी जरूरत उसे नहीं थी जितनी कि उसे किसी अपने के साथ की थी। शांति की थी, प्यार की थी और आवश्यकता थी लक्ष्मी और रमन की। दोनों मिलकर जो उनकी सेवा कर रहे थे, खान पान और उचित देखभाल। रमन और लक्ष्मी का साथ रुक्मणी के लिए वरदान साबित हुआ। धीरे धीरे शरीर भर गया, चेहरे से झुर्रियां गायब हो गई, मानो जैसे चेहरे पर कभी थी ही नहीं, और चेहरे पर आशा की उम्मीदें बढ़ने लगी तो आंखों में चमक भर आई। जो कुछ उसके जीवन में हुआ उसे भाग्य मानकर आज वे स्वीकार कर चुकी है और आगे के जीवन को परिवार के साथ रहकर खुशी खुशी शांतिपूर्वक बिताना चाहती हैं। आज लक्ष्मी और रमन की शादी को 1 साल हो रहा है। घर में सुबह से रौनक थी। रामदास और सीमा ने मिलकर उनके इस दिन को खास बनाने के लिए सोचा था। शायद वह इस तरह से उनको खुश करना चाहते थे। उन्होंने उन्हें अभी भी वही मान सम्मान दिया था।
उनके सामने कभी अपनी माँ की हालत को लेकर या बात को छुपाने की जो भूल की थी, उसके लिए वे शायद एक पश्चाताप कर रहे थे या उनको उसका फल दे रहे थे। चारों ओर सजावट हो रही थी। शाम को खाने पीने का आयोजन था। बहुत से लोगों को निमंत्रण दिया गया था। लक्ष्मी के मायके वाले भी आ रहे थे। लक्ष्मी रमन ने भी कुछ खास सोच रखा था। रात को 7 बजे होंगे जब लक्ष्मी तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर जाने के लिए कहकर गई थी। मीना आई हुई थी और जब उसे पता लगा कि उसकी माँ यहाँ नहीं है, हॉस्पिटल में है, तो उसे लगा शायद उसकी माँ के दिन अब भाभी के आने से फिर जाएं। तभी उसने देखा लक्ष्मी आ रही है। एक सुंदर प्रभावशाली व्यक्तित्व की महिला उसके साथ है। सभी देखने लगे। मायके वाले तो पहले ही आ चुके थे। लक्ष्मी के साथ कौन है? ये प्रश्न सभी के दिमाग में कौंध रहा था। जब वो दोनों नजदीक आए तो सबके साथ सीमा और रामदास देखते रह गए, क्योंकि यह तो रुक्मणी थी। दोनों के मुंह से एक साथ आश्चर्य में निकला, रुक्मणी जीजी। सीमा बोलने लगी और रामदास ने कहा रुक्मणी। रुक्मणी मुस्कुराई। उसने सीमा के गाल थपथपाए और यह स्पर्श सीमा को एहसास करा गया कि रुक्मणी ने उसे माफ कर दिया है। वो झट से रुक्मणी के चरणों में झुक गई। कहने लगी, मुझे माफ करना जीजी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। रुक्मणी ने उठाकर उसे गले लगा लिया। कहने लगी, तुमसे कोई भूल नहीं की है सीमा, क्योंकि तुमने मेरे बच्चों को कभी भी अपनी सौत के बच्चे नहीं माना और उन्हें मेरी तरह ही प्यार दुलार देकर बड़ा किया। सबसे बड़ी बात, लक्ष्मी जैसी बहू लेकर आई हो जिसने मुझे दोबारा ये दिन दिखाया। तुम्हारी इसमें कोई ज्यादा गलती नहीं है, तुम तो बच्ची ही थी। रामदास अपने किए पर शर्मिंदा थे। उन्होंने अपने दोनों हाथ रुक्मणी के आगे जोड़ दिए। बोले, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ रुक्मणी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। रुक्मणी माफी के काबिल तो नहीं हूँ। फिर भी रुक्मणी ने कहा, जो हो गया उसे भूल जाइए। आपने जो किया वो माफी के काबिल तो नहीं, लेकिन बच्चों को इस घर में कभी भी किसी की कमी महसूस नहीं होने दिया और सीमा ने हमेशा उनका ध्यान रखा। मैं आपको आपकी गलतियों के लिए माफ करती हूँ। मेरी बहू नाम की ही लक्ष्मी नहीं, सचमुच में लक्ष्मी है और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ ऐसी सुंदर, सुशील, समझदार बहू सबको मिले, जो अपनी ही सास को उसका हक दिलाने के लिए उसने खुद पहल करी और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपमानित किए घर समाज में सम्मान दिलाया। रुक्मणी ने लक्ष्मी को गले लगा लिया। मीना और सीमा भी दोनों तरफ से उसके गले लग गई। रामदास ने भी रमन को गले लगाया। गगन और भावेश ने रुक्मणी के चरण स्पर्श किए और चारों ओर खुशियां थी। सभी खुश थे। रुक्मणी को घर में आज वही सम्मान मिला जो उसका पहले था। सीमा ने उसको बड़ी बहन की तरह ही, जैसे कि पहले जब वह आई थी उसी तरह से उसको मान दिया, और रुक्मणी ने जो पहले नहीं किया था वह आज किया। सीमा को मन से अपनी छोटी बहन स्वीकार कर लिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।